नमस्कार दोस्तों, संवाद भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम विपिन मेनन। आज मैं आप लोगों से महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। ज़रा समझते हैं महाराष्ट्र के राजनीति में पिछले 1.5-2 सालों में हुई घटनाओं में क्या क्या बदले आई है। पिछले मेरे वीडियो में 2-3 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो किया था, संजय राउत डरे डरे से है क्या। उसके बाद एक वीडियो किया था, वो भी महाराष्ट्र के राजनीति को लेकर थी, जब उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब दिल्ली में मिले थे एक शिष्टमंडल महाराष्ट्र के जो कैबिनेट मिनिस्टर उनके साथ, और उसके अलावा 30 मिनट की जो मीटिंग हुई। ये 2 वीडियो को मैंने पूरा एनालाइज करके आप लोगों के सामने डिस्कस किया है। संजय राउत डरे डरे से, इसके लिए वो वीडियो में एक ऐसा पहलू लाया था जहाँ पे संजय राउत जो बयान दे रहे थे उस समय, और उसी के सिलसिले में कंटिन्यूएशन जो भी शिवसेना के बदले बयान थे, और उसके आगे जाकर उद्धव ठाकरे और मोदी जी की जो मीटिंग थी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है। अब मैं वो रिपीट नहीं करने वाला, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने प्रीकैप के नाम पे रखने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जब से ये महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है, और मैं हमेशा ये मानता हूँ ये महाविकास आघाड़ी जो सरकार है, ये कुछ इंटेलेक्चुअल लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स और बॉलीवुड माफिया जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ताकत को 2014 से लेकर 19 तक देख चुके हैं, ऐसी एक माफिया के कुछ लोग अब वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में पकड़ बनाकर उन्होंने मजबूर किया था कि ये अलायंस हो जाए। लेकिन अलायंस की एक मजबूरी भी होती है, और वही मजबूरी अब दिख के सामने आ रही है। अब मैं तब भी, जब शरद पवार जी ये अलायंस के लिए मान गए थे और उन्होंने बयान दिए थे, तब भी ये मैं पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं हूँ कि शरद पवार जी बीजेपी के खिलाफ जाके इस तरह का अलायंस फॉर्म किए। बिल्कुल नहीं। शरद पवार जी का अगर आप राजकीय पॉलिटिकल करियर आप देखेंगे तो उन्होंने कांग्रेस विरुद्ध का एक जो युद्ध है उनके अंदर का, वो उन्होंने हमेशा छुपा तरीके से, वो डायरेक्ट कभी से कांग्रेस पे वॉर नहीं किए, लेकिन वो हमेशा छुपके से कांग्रेस पे वॉर करते आए हैं। और मेरा मानना ये है कि जब गुजरात में मोदी जी की सरकार थी, तब कहीं ना कहीं शरद पवार जी ने मोदी जी का मदद करने का काम किया है। अब वो खुले तौर पर मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, लेकिन जितना मुझे पता है उसी के कंटिन्यूएशन में ये महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट जब बनी, तब कहीं ना कहीं मोदी जी को ऐसा एक लगा कि उनके पीठ पे खंजीर खुबसा है या पीठ पे वार हुआ है, क्योंकि वो शायद शरद पवार जी से ऐसे कदम की उम्मीद नहीं कर रहे थे। लेकिन शरद पवार जी जब कोई पॉलिटिक्स खेलते हैं तो उनकी व्यक्तिगत स्वार्थ उसमें छुपी हुई होती है, और ये विकास आघाड़ी सरकार उस व्यक्तिगत स्वार्थ के छुपे एजेंडे से बाहर आए। और मैंने वो एक अलग वीडियो में मैंने एनालाइज भी किया है कि ये व्यक्तिगत स्वार्थ क्या है। वो ये है कि कहीं ना कहीं शरद पवार जी अपने आने वाले समय में अपने जो वारसा है वो उनके बेटी को मुख्यमंत्री या बड़े पद पे देखना चाहते हैं, क्योंकि अब उनकी राजकीय जो राजनीतिक करियर है वो 80 साल के हो गए हैं, और कहीं ना कहीं वो थक चुके हैं। अब वो भागम दौड़ पहले जैसे नहीं कर सकते, तो इसी सिलसिले में वो अपने भागदौड़ अपने बेटी को संभाल कर वो आराम करना चाहते हैं। और उसी के जद्दोजहद में उन्होंने शायद ये अलायंस करते वक्त एक प्लानिंग की होगी कि ये सरकार को इतना मजबूर करो साथियों को कि वो शरद पवार जी के इशारे के अलावा कुछ नहीं करेगी। अब शिवसेना का ये सरकार में आने का क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, वो अभी भी गुलदस्ते में है। लेकिन कुछ जो अंडर करंट्स ये बोलते हैं कि शिवसेना अपना अस्तित्व खोने के कगार पर 2014 के बाद अपने आप को देख रही थी, और उस अस्तित्व खोने के डर से उन्होंने ये हड़बड़ी में कदम लिया। लेकिन अब शिवसेना को ये रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मेरी जो अस्तित्व 2030 में ख़त्म होने वाली थी वो अब 2024 में ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि शरद पवार जी ने वो काम बहुत आसान किया है। ये जो था, ये अलायंस के पीछे की जो एक वजह थी। लेकिन मित्रों, अभी हम लोग ये देखेंगे कि अभी पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या। देखिए मित्रों, ये जो अभी चल रहा है, ये कांग्रेस बनाम एनसीपी का एक झगड़ा चल रहा है, जिसके आपको बयानें शिवसेना के मुंह से और कांग्रेस के मुंह से आपको सुनने में मिल रही है।
कांग्रेस शिवसेना को मार रही है लेकिन लग एनसीपी को रहा है, और एनसीपी कांग्रेस को मार रही है लेकिन मारने वाला शिवसेना का हाथ है। इतना ही फ़र्क है मित्रों। क्योंकि आप देखो, ये जो शरद पवार जी का एक बयान था एनसीपी के फाउंडेशन डे में, उन्होंने एक बयान दिया था कि चुनाव हम एक साथ महाविकास आघाड़ी करके लाएंगे, और उसी टाइम पे नारायण राणे जी ने एक ट्वीट किया था, जो अब तक महाराष्ट्र के राजनीति में जो शरद पवार जी को जानते हैं कि शरद पवार जी जो कहते हैं उसी का उल्टा आप रीड कीजिए। तो वही हुआ मित्रों। जैसे ही शरद पवार जी ने वो बयान दिया, दूसरे ही दिन कांग्रेस ने खुद के दम पे सब चुनाव लड़ने का घोषणा की। इसी से शरद पवार जी ने कोई पलटवार नहीं किया, क्योंकि ये जो शब्द है ये शरद पवार जी का था। इसका पलटवार शरद पवार जी ने नहीं दिया, लेकिन शिवसेना ने दिया। शिवसेना ने के नेता संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तो हम भी 100 असेंबली सीट्स खुद के दम पर जीतना चाहते हैं। हालांकि उसी के तुरंत बाद कहा कि ये अलायंस को कोई खतरा नहीं है, और हम चुनाव अगर कांग्रेस आना नहीं चाहते तो हम एनसीपी और शिवसेना अलायंस करके लड़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों, जिनको महाराष्ट्र की राजनीति थोड़ा भी पता होता तो वो इस बयान पे विश्वास कतई नहीं करेगा। इसका 2 कारण हैं दोस्तों। एनसीपी और शिवसेना का जो अलायंस है, वो जो शरद पवार जी बोल रहे हैं कि हम एनसीपी के साथ मिलकर लड़ेंगे, वो ज़मीन पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके 2 कारण हैं। एनसीपी कांग्रेस के सिवाय लड़ नहीं सकती, क्योंकि उनको एक सामाजिक वोट बैंक का, जो मुस्लिम और महार जो कांग्रेस के पास वोट बैंक है, वो अगर कांग्रेस के खिलाफ जाके अगर एनसीपी लड़ती है तो वो महार में से एससी समाज है और मुस्लिम जो वोट है वो एनसीपी को नहीं मिलेगी, और एनसीपी शिवसेना के साथ लड़ेगी तो शिवसेना फिर अपना वो सेकुलरिज्म का बुर्का वापस से फाड़कर वो मराठी और हिंदुत्व पे एग्रेसिव हो जाएगी, जिससे ये जो तबका है ये टोटली मार्जिनलाइज होके एनसीपी से चला जाएगा, और ये एनसीपी रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि ये वोट बैंक बड़ा है। दूसरी बात मित्रों, एनसीपी और शिवसेना में कोई ऐसा समान धागा नहीं है जो उनको एक पार्टी में साथ में लड़कर अलायंस की भूमिका में रह सके, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी अड़चन ये आने वाली है कि भाई 2 पार्टी तब अलायंस करती है जब उनकी विचारधारा एक हो। एनसीपी और शिवसेना की विचारधारा भी एक नहीं है। हाँ, एनसीपी अपने विचारधारा से फ्लेक्सिबल हो सकती है, लेकिन उसको वोट नहीं मिलेगी अगर वो शिवसेना के साथ अलायंस करेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पे एनसीपी स्ट्रांग है वहाँ पे शिवसेना का अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुझे मेरे स्ट्रांग एरियाज़ में जगह शिवसेना को छोड़ दो, और शिवसेना ने अपने स्ट्रांग एरियाज़ पे जगह एनसीपी को छोड़ दो। जिस तरह से हमने कैबिनेट पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, उसमें से ये तो तय है कि एनसीपी अलायंस शिवसेना के साथ करेगी तो भी ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता है वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा। उसका कारण ये है कि एनसीपी डोमिनेंट पार्टी है, वो डोमिनेट करती है और पूरी तरह से ज़मीन से शिवसेना को ख़त्म कर देगी। और दोस्तों, यही जो सेंटिमेंट है ये आज प्रताप सरनाईक के पत्र में, आज जो उन्होंने लेटर बॉम्ब डाला है उसमें दिखेगा। लेकिन हालांकि मैं वो प्रताप सरनाईक के लेटर बॉम्ब के डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी है। वो राजनीति का मुद्दा नहीं, वो डाइवर्शन है। मैं ये बोलता हूँ कि झगड़ा एनसीपी और कांग्रेस के बीच में है, सेना डाइवर्जन है। ये एनसीपी और कांग्रेस के बीच में झगड़ा क्यों और कब हुआ? दोस्तों, शरद पवार जी बहुत आगे की सोचते हैं, और जब आगे की वो सोचते हैं पॉलिटिकली, उनको मालूम है कि ये महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट उनके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है एज सच, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बना के उनको, हालांकि मलाई वाला जो खाता है वो 5 साल रह के वो रूल करेंगे, लेकिन दोस्तों वो रूल करके उनकी पार्टी को बाद में इलेक्शन में जाते वक्त नुकसान होगा, ये उनको अभी पता चल रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कांग्रेस जो नेशनली कमज़ोर है उसके ऊपर अटैक करने लगी। यूपीए के चेयरपर्सन चेंज करो, ये संजय राउत के मुंह से बुलवाए। तब से कांग्रेस वाले थोड़े से एनसीपी से नाराज़ है कि आप यूपीए चेयरपर्सन की बात चेंज करने की कैसी भी बोल सकते हो, क्योंकि वो जो चेयरपर्सन है वो सोनिया गांधी जी, और कांग्रेस वाले मानसिक गुलाम है सोनिया गांधी जी की, कि वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते, तो वो टूट पड़ जाते। दूसरी बात ये है कि शिवसेना और एनसीपी ने
ममता बनर्जी को बंगाल में समर्थन दिया, जिसका बंगाल के कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया था। सो ये सिलसिला मित्रों वहाँ से शुरू हुआ जब से यूपीए चेयरपर्सन बदलने की बात हुई। उसके बाद तब भी अलायंस टूटने वाली ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो एक कॉर्नर करने वाली बात है, वो एनसीपी ने अंदर से कांग्रेस को शुरू कर दिया। और महाराष्ट्र में जो पावर पॉलिटिक्स जानते हैं वो ये सब जानते हैं कि किस तरह से कांग्रेस को एक दुय्यम दर्जे का भूमिका यहाँ पे अदा करना पड़ता है। उनके मिनिस्टर्स, उनके एमएलएज, उनको फंड्स नहीं, उनको उनके गांव में विकास नहीं, तो उनको भी जनता को जवाब देना पड़ता है। और इसकी पूरी का पूरा वजह है एनसीपी ने एक पूरी तरह से डोमिनेंस बना के रखी। दोस्तों ये जो खदखद है ये शिवसेना के एमएलएज में भी है। अब अगर समझो आप ये हाइपोथेटिकली मान ले कि शिवसेना और एनसीपी के अलायंस हो जाए, तो इतने सालों से शिवसेना जिस एनसीपी के खिलाफ लड़ी, वहाँ पे कैंडिडेट नहीं मिलेगा शिवसेना को। एनसीपी के अगर समझो वहाँ पे अलायंस में एनसीपी का कैंडिडेट हो, तो वहाँ का लोकल शिवसेना का कैंडिडेट टूट जाएगा। वो या तो बीजेपी के साथ जाएगा या इंडिपेंडेंट जाएगा। इंडिपेंडेंट जाएगा तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। ऑप्शन है वो बीजेपी या कांग्रेस में से चूज़ करो। कांग्रेस का सेंटर में कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये सब कैलकुलेशन जो है ये महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भले ही शिवसेना कांग्रेस एनसीपी शिवसेना करे, लेकिन फैक्ट ये है कि आखिर में अगर अलायंस होगा तो भी वो एनसीपी और कांग्रेस के बीच में होगा। शिवसेना अलग थलग पड़ जाएगी और ये लोग सब लोग मिलकर शिवसेना को अलग थलग करने वाले हैं। इसका एक ही कारण है कि शिवसेना का जो वोट बैंक है, जो वोट अपीलिंग है, वो महाराष्ट्र में सिर्फ ठाणे, कोकण और मुंबई के कुछ भागों तक सीमित रह गई। कोकण में अभी एनसीपी और बीजेपी अपना जैसे जैसे पर आगे कर रहे हैं, वैसे वैसे शिवसेना को डर लगने लगा है कि कहीं ना कहीं हमारे जो वोट बैंक है वो पूरी तरह से एनसीपी और बीजेपी ना ले ले। इसी के चलते आने वाले समय में आपको दिखेगा जो जो जगह पे एमएलएस बीजेपी के दम पे जीत के आए, वो सारे एमएलएस अब एमएलएस हो, एमपीज हो, धीरे धीरे अपने आवाज़ उठाने लगेंगे और भी लेटर बॉम्ब्स आएंगे। और नहीं आएंगे तो वो या तो जैसे जैसे चुनाव का मौसम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उनको डर लगने लगेगा। दोस्तों ये आप लोगों के सामने कहना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ इंडिपेंडेंट एनालिसिस करके अपने आप को बताने वाले न्यूट्रल पत्रकार, जैसे आशीष जादव ने एक लोकमत में एक वीडियो किया था। आशीष जादव कहता है कि बीजेपी सेना का अलायंस फिक्स है और मैं मेरे सोर्स का गारंटी लेता हूँ। और ये भी कहता है आगे जाके कि मोदी जी ने ऑफ़र किया है अलायंस। मोदी जी ने अगर अलायंस ऑफ़र किया है, अगर आपको इतना पता है, तो फिर सरनाइक जी ने पत्र क्यों लिखा उद्धव ठाकरे जी को। दूसरी बात ये कहता है, अब ये भी जाके कहता है कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, मोदी जी को सोचना चाहिए कि उनके पुराने साथी को साथ में लेना चाहिए वगैरह वगैरह। अरे भाई, ये इनका माने तो मोदी जी को सलाह ये देते हैं, फिर मोदी जी वहाँ पे अलायंस करते हैं। आपको जानकारी नहीं है तो आप उसको जानकारी नहीं है एक्सेप्ट करो, लेकिन सोर्सेस के नाम पे कुछ भी बेचना बंद कर दो। लोग यहाँ पे जानकार हो चुके हैं। सेना बीजेपी के अलायंस में बीजेपी का रोल जितना कम है, हाँ मैंने अपने वीडियो में कहा है, आप लोगों को मैं कमेंट्स में मेरे वीडियोस के प्रीवियसली बोल दूंगा कि सेना ने ज़रूर एक ऑफ़र दिया है, और उसकी पुष्टि आज सरनाइक ने की है कि सेना ने ऑफ़र दिया है बीजेपी के साथ अलायंस का, और सरनाइक, प्रताप सरनाइक के लेटर से वो कंफर्म होता है। लेकिन मित्रों ये अलायंस इतना इजी वाला बात नहीं है। बीजेपी का जो काडर मानसिकता, जो कार्यकर्ता है, जिनके ऊपर 10,000 से ज़्यादा केसेस फाइल हुए, हैरेसमेंट हुए, लोगों के घर पे जाके टक्कल करना, मारामारी करना, ये सब करने के बाद अगर बीजेपी जाके अलायंस करती है तो वो अपने कार्यकर्ताओं को एक्सप्लेन करने में, हाँ ठीक है आपको सत्ता मिल जाएगी, लेकिन उस सत्ता का आपको बाद में जाके फटका बैठेगा। जैसे एनसीपी अभी रियलाइज़ कर रही कि सेना के साथ जाके हमें बाद में फटका बैठेगा। तो दोस्तों बीएमसी भी जीतने के मंशा रखने वाली बीजेपी सेना के साथ अलायंस नहीं करेगी, ऐसा मुझे मानना है, मेरा मानना है। और कुछ लोग वकालत कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री देखने के लिए कि आप सेना के साथ अलायंस कर लो। देवेंद्र फडणवीस ने खुद ही अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर देवेंद्र फडणवीस चाहकर भी अलायंस करे तो कार्यकर्ता अलायंस करने देगा नहीं, और देवेंद्र फडणवीस कार्यकर्ताओं के बीच का नेता है तो वो अलायंस कर नहीं सकता, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहीं तो एक इंटरव्यू में कहा था। तो
दोस्तों आज के लिए मैं आप लोगों के सामने एक खुला एक ओपन एक पूरा एनवायरनमेंट छोड़ता हूँ। इतना एनालिसिस के बाद आप लोग खुद सोचिए, सेना बीजेपी या एनसीपी सेना का इलेक्टोरल अलायंस आगे पॉसिबल है क्या। बाकी जो यूपीए चेयरपर्सन वाली बात है और आगे आने वाले कांग्रेस एनसीपी के संघर्ष में जो एनसीपी की भूमिका है उसको लेकर भी आप लोग एनालाइज कीजिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्ते।